2023 और पर्पज हमारा ये है एसएससी के लिए। एसएससी का पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता। तो 2023 का करंट अफेयर्स मैंने लिखा है, करंट अफेयर्स 2023, अब चल रही है 24। लेकिन जैसे एसएससी के हालात हैं वो तकरीबन एक साल पिछले करंट अफेयर्स पे ज़्यादा चर्चा करती है। 24 का करंट अफेयर्स तो आपको मैगजीन में से मिल जाएगा, लेकिन 23 का कहाँ से प्राप्त करें हम, ठीक है। और वो भी उसमें भी क्या है कि जो एक इम्पोर्टेंट है, एक ऑथेंटिक करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे 2023 में। 2023 का पहला सवाल ये है, देखिए 2023 के करंट का पहला सवाल है, यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश। यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश, ये हेडिंग है हमारा। हेडिंग का नाम है यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश। मतलब उस 20वें देश का नाम बताइए जो यूरो जोन में शामिल हो गया है। यूरो जोन क्या है? यूरो जोन क्या है? जो यूरोपीय यूनियन का नाम आपने सुना होगा, सुना ना, यूरोपीय यूनियन एक यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ की करेंसी जो है वो यूरो है। तो यूरो करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन सा बना है? दुनिया का 20वां देश कौन सा है जिसने यूरो करेंसी को अपनाया है? तो यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश। बहुत अच्छा सवाल है एसएससी के हिसाब से। एसएससी ऐसे ही सवाल पूछती है, ठीक है। तो देखिए यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश जो है वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया, ये याद रखना है। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है ना। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो 2023 में ये क्रोएशिया बना था, यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश, ठीक है। अब दो बात देखो, इतनी बात आपको तैयार करके जानी है, इतनी बात तैयार करके जानी है। दो बातें एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है, दो बातें एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है। जैसे एक बात तो इसी से रिलेटेड आपको ये पढ़नी है कि जो क्रोएशिया है इसकी राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी ये एक्स्ट्रा मटेरियल है इसका। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। क्या है भैया? तो क्रोएशिया की पहले जो करेंसी थी, मुद्रा थी, उसका नाम आता था कुना। क्या थी? क्रोएशिया की पहले मुद्रा क्या थी? कुना थी। अब उन्होंने कुना को हटा दिया और एक नई मुद्रा उन्होंने अपना ली जिसका नाम क्या है? यूरो, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। तो पहले क्रोएशिया की जो मुद्रा हुआ करती थी वो कुना थी। अब उन्होंने कुना को हटा के कौन सी मुद्रा धारण कर ली? बोलो। यूरो मुद्रा धारण करके वो यूरो जोन में शामिल हो गए हैं। तो एक सवाल और याद रखना, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम बताओ। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा, तो बेटा यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? और ये यूरो मुद्रा कब बनी थी?
यूरोपीय यूनियन ने यूरो को मुद्रा घोषित कब करा था? तो 1 जनवरी 1999 में। तो मैं लिख रहा हूँ 1999 से 1999 से यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? ये जो यूरोपीय यूनियन है इसमें 27 देश है। कितने देश हैं? 27 देशों में से 20 देश अपनी मुद्रा यूरो मान चुके हैं। तो इसका मतलब 27 टोटल देश हैं यूरोपीय यूनियन में, और यूरो करेंसी को अपनाने वाले उनमें से 20 हो गए हैं। और 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। क्लियर होगी बात? तो एसएससी के लिए इतनी बात आपको याद रखनी है कि यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश हमारा कौन सा बना है? क्रोएशिया। ये तो एसएससी का सवाल हो गया। उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा मटेरियल वो तैयार कर लेते हैं। जैसे कम से कम क्रोएशिया की राजधानी हम लोग पढ़ लें तो जाग्रेब होता है, या पढ़ लें कि यूरो जोन का मतलब क्या है? यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसको अपनाने वाला एक जोन मतलब एरिया। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो। और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कब बनी थी? 1999 से। 1 जनवरी 1999 में ये तय हुआ कि मुद्रा जो है हम यूरो को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, देखिए, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई, अब कहाँ पर और किसने ये आधारशिला रखी है? तो ये सवाल बनेगा कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। अब इसके नाम से पता चल गया होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा जासूसी कैसे की जाए, क्योंकि आपको पता खुफिया एजेंसियां होती हैं और खुफिया एजेंसियों का सुरक्षा में बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि खुफिया एजेंसी जो है वो सेना को, पैरामिलिट्री फोर्स को या पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं कि ये गतिविधि होने वाली है। ठीक है, तो जो खुफिया एजेंसियां होती हैं अगर वो अच्छी तरह से चीज़ों को इनपुट करती हैं तो फिर उन घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हमारा एक और मतलब केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई है। पहला सवाल तो ये, वो नींव कहाँ रखी गई है, किस राज्य में रखी गई है और उस नींव को किसने रखा है? तो क्या ये भारत का कोई पहला संस्थान है या इससे पहले भी और ऐसे संस्थान भारत में कार्यशील है या कार्यरत है? ठीक है, तो देखो, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है कहाँ पर? तो उसका नाम बेटा देवनहल्ली। कहाँ रखी गई है? देवनहल्ली। और ये देवनहल्ली जो है वो है बेटा कर्नाटक में। तो तुम्हें राज्य पकड़ के चलना है यहाँ से कि कर्नाटक राज्य के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की नींव रखी गई है। अच्छा, ये नींव किसने रखी है? तो जो हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो ये तो सवाल हो गया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में एक लाइन में आपको तैयार करना है कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की नींव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ रखी गई? तो देवनहल्ली, और अगर राज्य पूछेंगे तो कर्नाटक में। तो क्या ये भारत का
पहला प्रशिक्षण संस्थान है ऐसा, ये इससे पहले भी भारत में ऐसे संस्थान कार्य कर रहे हैं। तो पहला होता तो मैं पहला लिखता, इसका मतलब पहला नहीं है। इससे पहले भी जासूसी प्रशिक्षण संस्थान और भी हैं भारत में, ठीक है। वो कहाँ कहाँ है, तो इसके संबंध में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी और रख लो, क्योंकि ये करंट में सवाल आ गया, वो तुरंत ओल्ड में चला जाएगा और वो तुमसे ये पूछेगा कि भारत का पहला जासूसी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था। अब तुम ये कहोगे कि भैया पहला पूछ लिया, करंट में हमें ये बताया गया कि अब वाला ये है, इसका मतलब भारत में और भी जासूसी प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और ये सवाल भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं। जब करंट का कोई सवाल अपडेट हो जाता पीछे से, तो पिछला सवाल एसएससी उठा लेती है एकदम, ठीक है। तो भारत का पहला जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, भारत का पहला जासूसी प्रशिक्षण संस्थान बना था कलकत्ता में। कहाँ बना था, और ये बना था 1958 में, 58 में, ठीक है। तो भारत का पहला जासूसी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर बनाया गया, और अब नया वाला कहाँ बनाया गया है, तो देवनहल्ली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही दो हैं, देखिए भारत के अन्य जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, भारत में और भी जासूसी प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। जैसे एक संस्थान आता है हैदराबाद में, एक हैदराबाद में है, एक संस्थान आता आपका चंडीगढ़ में, एक ऐसी संस्थान आता आपका जयपुर में, और ऐसी एक संस्थान आता आपका गाजियाबाद में। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल जो है तीन तरह से बन सकता है। अगर वो करंट अफेयर्स में आएगा तो पूछेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2023 में जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में रखी गई थी, देवनहल्ली में रखी थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछ सकता है, यहाँ से थोड़ा ओल्ड में चला जाएगा वो, और पूछेगा कि बताइए भारत का पहला जासूसी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया गया था। तीसरा सवाल ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से किस स्थान पर भारत का जासूसी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, गाजियाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, ठीक है। तो हमें लगेगा कि मुंबई में तो होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों पर ध्यान दो। ये करंट अफेयर्स विद मिसलेनियस नहीं होता, जो विविध होता वो है उसे मिलाकर। चलिए अगला सवाल पूछा है कि देखिए जनवरी 2023 में इम्यूनो इर्तपा त्योहार का आयोजन हुआ है किस राज्य में। इम्यूनो इर्तपा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है जनवरी 2023 में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मनाया गया, हर बार मनाया जाता। तो जो कोई फेस्टिवल होते हैं ना जो मनाए गए हैं हाल फिलहाल में, उनसे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एक त्योहार का नाम है, उसका नाम है इमोइनू देखिए इमोइनू इर्तपा महोत्सव। इमोइनू इर्तपा महोत्सव अभी 2023 में जनवरी में मनाया गया है, फिर 24 में मनाया गया है, हर साल ही मनाया जाता, ठीक है।
तो कह रहा है वो किस राज्य ने मनाया है। तो त्योहार तो आते ही आते हैं। तो इमोनु इर्तपा त्योहार जो मनाया गया है, जिस राज्य में मनाया जाता है उस राज्य का नाम है बेटा मणिपुर। मणिपुर राज्य का एक समुदाय है और वो चर्चा में काफ़ी रहता है, मैतेई। क्या नाम है उसका? मैतेई समुदाय। और ये किसके सम्मान में त्योहार मनाते हैं? तो एक सम्मान मनाते हैं जिसका नाम है देवी इमोइनु। देवी इमोइनु का मतलब है उनकी एक ऐसी देवी है जो समृद्धि की देवी मानी जाती है। जैसा हमारे यहाँ वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को मानते हैं, तो दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, नहीं होती? और कि हाँ, वो जो है हमें समृद्ध बनाए, वैभव हमारे लिए प्रदान करे। तो ऐसी मैतेई समुदाय जो है वो समृद्धि की देवी इमोइनु के सम्मान में इमोइनु इर्तपा त्योहार मनाते हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। इमोइनु इर्तपा त्योहार मनाया गया है जनवरी 2023 में भी और जनवरी 2024 में भी। और ये अब एक ही बार लिखेंगे, 23 का लिख दिया तो 24 की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो कौन सा राज्य मनाता? तो मणिपुर राज्य मनाता। अच्छा, कौन सा समुदाय मनाता मणिपुर में? मैतेई समुदाय जो है उस त्योहार को मनाता है। तो करंट अफेयर्स में तो एक लाइन आ जाएगी कि बताइए जनवरी 2023 में निम्न में से किस राज्य में इमोइनु इर्तपा त्योहार मनाया गया है। बस यह एसएससी ऐसा ना पूछेगी तो पूछ लेगी कि बताओ इमोइनु इर्तपा त्योहार का संबंध किस राज्य से है। ठीक, चलिए एक और सवाल है। देखिए, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में करा था। मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अब ग्रीनफील्ड क्या है? जहाँ पहले खेती होती थी उस जगह को एयरपोर्ट में बदल दिया गया, ग्रीनफील्ड कहलाता है। जैसे ग्रीनफील्ड रोड भी होते हैं। अब ये जो रोड है अपना वाला, अगर इस रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए तो ग्रीनफील्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल खेत में को होकर एक नया रास्ता बनाया जाए तो वो ग्रीनफील्ड कहलाएगा। वहाँ पहले खेती होती थी। आप जिस घर में रहते हैं उसे तोड़कर दोबारा बनाते हैं तो वो ग्रीनफील्ड नहीं है। लेकिन जगह लेकर या अपने ही खेत में जाकर घर बनाते हैं तो आपका घर भी ग्रीनफील्ड है, क्योंकि वहाँ पहले क्या होती थी? खेती होती थी। ठीक है, तो अब सवाल क्या है मैं आपको बताऊं। सवाल ये है कि मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डे को अंग्रेजी में एयरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, हवाई अड्डा। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि ये हवाई अड्डा चूंकि ग्रीनफील्ड है तो बना है, ये हवाई अड्डा किस राज्य में है? मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है बेटा गोवा। और ये जो एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन हुआ था 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसका मतलब यह है कि सन 2022 में मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। देखो, आधारशिला अलग बात होती है, उद्घाटन बहुत बड़ी बात होती है। आधारशिला का मतलब ये कि आपने नींव रख दी और उद्घाटन का मतलब है वो काम आपका कंप्लीट हो गया। तो नींव रखना तो कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन उसे कंप्लीट करना ये बड़ी बात होती है। ठीक है, तो पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का नाम सुना होगा आपने।
और गोवा के वो 4 बार सीएम रहे थे, मनोहर पारिकर। तो अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पारिकर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका नया नाम क्या हो गया है? अब वो मोपा के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब उसका नाम जो रखा गया है, ये ज़रूर याद रखें, ये एसएससी कवर करेगी ऐसे सवालों को। तो उसका नाम रखा गया है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, मनोहर मैंने अभी बताया किसका नाम है? मनोहर पारिकर का। और मनोहर पारिकर कौन थे? वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और पहले वो रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है। अच्छा सवाल है एसएससी के दृष्टिकोण से। एसएससी ऐसी बातों को पूछती है, या तो पूछेगी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो गोवा में। कब बना था? 2022 में। और उसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? बोलो। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर। एक सवाल है करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये सब 2023 के सवाल हैं। 24 में हम बाद में आएंगे, पहले 23 निपटाएंगे। ठीक है, तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो जो भारत में 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है कौस्तभ चटर्जी। क्या नाम है? कौस्तभ चटर्जी। मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, रॉय, ये सब नाम कहाँ बताता हूँ मैं? पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं वो, और उनका नाम ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तभ चटर्जी। अगर स्टेट पूछेगा तो राज्य हो जाएगा उनका पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के वो रहने वाले हैं कौस्तभ चटर्जी। करेक्ट। एक इम्पोर्टेंट सवाल और आपको याद रखना है कि एक ग्रैंड मास्टर की उपाधि होती है और ये किस खेल में दी जाती है? तो ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं? तो शतरंज में बनते हैं। इसका मतलब ये जो कौस्तभ चटर्जी हैं इनका खेल क्या है? खेल है शतरंज। और शतरंज को हम क्या कहते हैं? चेस भी कहते हैं। शतरंज को और क्या कहते हैं बेटा? हम चेस कहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल भी जोड़ लेते हैं, एक लाइन का। अगर मैं पूछूं कि भारत में पहली बार ग्रैंड मास्टर कौन बना था, तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये सवाल ना एक्स्ट्रा मटेरियल में थोड़ा सा याद रख लो। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, उनका नाम था बेटा विश्वनाथन आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और कौस्तभ चटर्जी का नंबर कौन सा है? 78। 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तभ चटर्जी। चलिए, एक अच्छा सवाल है। हुआ क्या था कि 2022 में पक्षी सर्वेक्षण हुआ था। हाँ, पक्षी सर्वेक्षण। तो पक्षी सर्वेक्षण 2022 में हुआ था केरल में। उसकी रिपोर्ट आई 23 में। भाई 22 में सर्वेक्षण कराया और रिपोर्ट आई 23 में।
और उसमें ये बताया गया कि कितनी पक्षियों की प्रजातियां हैं वहाँ पर। ठीक है, पक्षियों की कितनी प्रजातियां वहाँ पर हैं, तो लगभग 141 प्रजातियां बताई गई साइलेंट वैली में। और साइलेंट वैली का सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट बनता है, पूछा जाता है शांत घाटी का। तो वैसे तो रिपोर्ट है 2022 की। अब यही सवाल अगर पेपर में फंस गया तो बच्चों को लगेगा कि हाय रे, करंट का सवाल कितना पीछे का पूछा, है ना, सीधा दिमाग में करंट लगेगा जाकर। है पक्षी सर्वेक्षण 2022, यही सवाल अगर आ गया तो बच्चे को क्या लगेगा कि 22 में पहुंच गया एग्जामिनर। ठीक है, देखिए पहला सवाल मेरा ये है कि ये पक्षी सर्वेक्षण जो हुआ है, किस राज्य ने पक्षी सर्वेक्षण कराया था। तो पहला सवाल तो पक्षी सर्वेक्षण जो कराया वो पक्षी सर्वेक्षण जिस राज्य में हुआ, तो राज्य का नाम तो हो जाएगा बेटा केरल। करेक्ट। दूसरा सवाल, ये जो पक्षी सर्वेक्षण हुआ पूरे केरल में नहीं हुआ, बल्कि केरल के अंदर जो शांत घाटी नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वहाँ पर हुआ था। तो ये पक्षी सर्वेक्षण जो कराया गया, ये कहाँ कराया गया, कहाँ पक्षी सर्वेक्षण कराया गया, तो या तो कह दो शांत घाटी, शांत घाटी, या उसे कह सकते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। शांत घाटी या साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षण कराया गया। हाँ, पक्षी एटलस बनाने वाला पहला राज्य केरल बना था ना, जिसने पक्षी एटलस बनाया था। वेरी गुड। अच्छा देखो, एक और सवाल आ जाएगा इसी से। जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है कुंती पूझा। ठीक है, तो शांत घाटी के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? ठीक है, तो उस नदी का नाम है कुंती पूझा। ये भी सवाल याद रखना कि शांत घाटी के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से नदी गुजरती है रामगंगा। ठीक है, जैसे कि फूलों की घाटी के बीच से नदी गुजरती है पुष्पावती। ऐसे पूछा जाता है कि शांत घाटी के बीच से जो नदी गुजरती है उसका नाम है कुंती पूझा नदी। अब पूजा या पूझा ऐसे नाम मिलेंगे। अच्छा, शांत घाटी की एक विशेषता और है कि देखिए यहाँ, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसमें दो चीज़ों को याद रखना है। एक तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में आता है भैया साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ठीक है, या फिर आएगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय का वो हिस्सा गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? या तो पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय में। ठीक है। अच्छा, चूँकि बात पक्षी सर्वेक्षण की चल रही थी, तो ये जो शांत घाटी है यहाँ पर कुल पक्षी प्रजाति कितनी है जो देखी गई है? यहाँ पर कुल पक्षियों की प्रजाति है 141। 2022 के सर्वेक्षण में बताया गया कि यहाँ पर 141 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 17 तकरीबन नई प्रजातियाँ हैं। 17 नई प्रजातियाँ हैं। तो पक्षी सर्वेक्षण केरल में हुआ, और केरल में कहाँ हुआ भैया?
तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हुआ, ठीक है। और एक सवाल है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की? योजना का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है भैया? योजना का नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। अब इसके नाम से आपको पता चल गया होगा, आवासीय भूमि, जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो बताइए वो मकान कहाँ बनाए? ज़मीन तो उनके पास है नहीं। इस योजना के तहत सरकार ने ऐसे लोगों को छांटने की कोशिश करी जिनके पास में आवास की ज़मीन नहीं है, ठीक है। कहीं रेंट पे रहते हैं या कहीं झुग्गी झोपड़े डाल कर रह लेते हैं, जबकि वो भी सरकार की ज़मीन है, उनके पास ज़मीन नहीं है। तो इस योजना के तहत सरकार ने क्या करा, उन लोगों को भूमि देने की योजना बनाई है, ठीक है। तो पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो बेटा राज्य का नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किसने शुरू करी? मध्य प्रदेश ने। और इसमें क्या प्रावधान करा गया है कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उनको छांटा जाएगा और सरकार जो है लगभग 600 वर्ग फीट, 600 स्क्वायर फीट उनको ज़मीन क्या करेगी, रहने के लिए मुहैया कराएगी। अब तुमने देखा होगा एक योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पैसा देते हैं। अब किसी के पास में आवास योजना उसे तभी तो मिलेगी जब उसके पास ज़मीन हो। अब उसे आवासीय योजना का फ़ायदा कैसे मिलेगा? अब उसकी तो ज़मीन ही नहीं, बोलो। और प्रधानमंत्री ने दे दिया भाई 2.5 लाख रुपए, जाओ तुम घर बना लो। अब घर कहाँ बनावे वो? तो पहले क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़मीन ज़रूरी है और फिर उसके बाद में फिर उसका घर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस योजना में क्या होगा भैया, इस योजना में 600 वर्ग फीट आवासीय भूमि देने का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें सीधा सीधा है कि जो लाभार्थी होंगे, हाँ, उनको क्या करा जाएगा, 600 स्क्वायर फीट ज़मीन दी जाएगी पहले, फिर ज़मीन उनके पास आ जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगे वो ज़मीन पर, तो सरकार उनको आवास योजनाओं का लाभ भी देगी फिर, ठीक है। तो जैसा सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का अपना एक घर होना चाहिए, तो इस योजना के तहत उनको घर के मिलने की संभावना बन जाएगी। मतलब चलिए एक और सवाल जो इम्पोर्टेंट है, इससे आप ये मत समझना कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स विद विविध दोनों को आप एक साथ पढ़ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन करंट अफेयर्स में नहीं आया तो अपडेट हो गया तो उसे फिर ओल्ड जीएस से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए एक है एशियाई प्रशांत डाक संघ। एशियाई प्रशांत डाक संघ, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको एशियन पैसिफिक पोस्टल
यूनियन। अभी क्या हुआ है 2023 में 4 साल के लिए, 2023 में 4 वर्षों के लिए एशियाई डाक संघ के जो महासचिव हैं, हेड जो बनाए गए हैं, वो एक भारतीय बनाए गए हैं। उनका नाम है बेटा विनय प्रकाश सिंह। तो सन 2023 में 4 सालों के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के जो महासचिव हैं वो भारत के बनाए गए हैं विनय प्रकाश सिंह को। ठीक है, विनय प्रकाश सिंह को महासचिव बनाया गया है कहाँ का? एशियाई प्रशांत डाक संघ का। तो ये जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है, ये बहुत सारे देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसमें जो डाक सेवाएं हैं ना, हाँ, जैसे एक देश से दूसरे देश तक चिट्ठी पत्री का काम है, वो प्रॉपर होता है, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए। तो सवाल ये है कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो उनका नाम है विनय प्रकाश सिंह। कहाँ के हैं? भारत के हैं। लेकिन एसएससी कुछ अलग पूछेगी और आपको बिल्कुल सवाल नया लगेगा। एसएससी तुमसे मालूम करेगी कि बताओ एशियाई पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब आपको एकदम लगेगा कि यार मुख्यालय पूछ लिया इस संघ का है, ये संघ है क्या? आपने संघ तो छोड़िए, मुख्यालय तो छोड़िए, आपने संघ का नाम भी नहीं पढ़ा कि ये भी कोई संघ है। ठीक है, और एसएससी इन्हीं चीज़ों को उठा के लेकर चलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले पढ़ा नहीं होगा। तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बेटा 1982 में, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो बनाया गया बैंकॉक को। और आप सब जानते हैं कि बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की। तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? बोलो, बैंकॉक में। इसमें कुल कितने देश हैं? इसमें टोटल देश शामिल है 32। ये 32 देशों का क्या है? समूह है। और है क्या ये? यह है अंतर सरकारी संगठन है। ये गैर सरकारी संगठन नहीं है। अंतर सरकारी संगठन वो होते हैं जो विभिन्न देशों के मध्य होते हैं, जो विभिन्न देशों के मध्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? अंतर सरकारी संगठन। और इसी अंतर सरकारी संगठन के जो महासचिव हैं वो कौन बनाए गए भैया? विनय प्रकाश सिंह। कौन बने हैं? विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह को बनाया गया है और ये भारत के हैं। 2023 से 4 वर्षों के लिए बने हैं। दो 2023 से 4 सालों के लिए इनको बनाया गया है। तो पहला सवाल तो याद रखना है कि भैया आपको बताना है एशियाई प्रशांत डाक संघ कब बना था? 1982 में। मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। कितने देश शामिल है इसमें? 32। और इसके हेड कौन है इस समय? विनय प्रकाश सिंह। कहाँ के हैं? भारत के। एक और अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए, 18वें भारत स्काउट तथा गाइड के जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए, 18वें भारत स्काउट्स एवं गाइड के जम्बूरी का आयोजन
के जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ है? मैं आपको बता दूं, स्काउट गाइड का नाम तो आपने सुना होगा स्कूलों में। स्काउट और गाइड होते हैं। स्काउट जो होते हैं वो लड़के होते हैं और गाइड जो कहा जाता है लड़कियों कहा जाता है। अब जम्बूरी क्या है मैं आपको बताऊं कि जो स्काउट्स एंड गाइड्स होते हैं ना, उनका हर 4 साल के अंतराल पर उनकी एक सभा होती है और उस सभा को क्या कहते हैं? जम्बूरी कहते हैं। जम्बूरी क्या है? स्काउट्स और गाइड का 4 वर्षीय सभा है। 4 वर्षीय सभा का मतलब 4 सालों में एक बार मीटिंग होगी और उसको क्या नाम देंगे? जम्बूरी कहेंगे, स्काउट्स और गाइड की। ठीक है, तो अगर जम्बूरी शब्द समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, याद रखना। देखिए, स्काउट्स एवं गाइड की 4 वर्षीय सभा, 4 वर्षीय सभा जम्बूरी कहलाती है। तो ये लोग क्या करते हैं? 4 साल के अंतराल पर एक सभा आयोजित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जम्बूरी कहते हैं। ऐसी पहली सभा जो थी भारत में, पहली जम्बूरी का आयोजन जो हुआ था, ये जम्बूरी है। पहली जम्बूरी का आयोजन हुआ था 1951 में आंध्र प्रदेश में। और अब ये बता रहे हैं कि जो 18वीं जम्बूरी का आयोजन करा गया है 2023 में, ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला पड़ता है पाली। कहाँ? पाली में। ठीक है, और जो 18वीं जम्बूरी है ना 2023 वाली, इस 18वीं जम्बूरी की थीम क्या रखी गई है? उस थीम का नाम है शांति के साथ प्रगति। प्रगति तो हो लेकिन शांति भी हो। शांति के साथ प्रगति, इसकी थीम क्या रखी गई है? शांति के साथ प्रगति। एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए, स्काउट की शुरुआत कब हुई थी और किसने करी थी? स्काउट लड़के होते हैं, ठीक है, और गाइड लड़कियां होती हैं। तो स्काउट की शुरुआत कब हुई थी? स्काउट की शुरुआत और किसने करी थी? नाम याद है आपको? ये नाम आ सकता है, अब आपको ये नाम अब आ सकता है पेपर में। देखिए, स्काउट्स की शुरुआत ये हुई थी बेटा 1907 में। और अब नाम याद रखना उनका, जिन्होंने स्काउट को शुरू करा था, उनका नाम था वेडेन पावेल। वेडेन पावेल ब्रिटेन के रहने वाले थे। वेडेन पावेल ने किसकी शुरुआत करी? स्काउट की। और स्काउट कौन होते हैं? स्काउट में लड़के शामिल होते हैं। इसी प्रकार से गाइड की शुरुआत, गाइड को शुरू कब किया गया था? 1910 में गाइड की शुरुआत हुई थी एग्नेस पावेल द्वारा। एग्नेस पावेल, और ये वेडेन पावेल की सिस्टर थी, इन्होंने शुरुआत करी थी। तो स्काउट गाइड में गाइड कौन होती हैं? तो लड़कियां। लड़कियों को गाइड कहते हैं और लड़कों को स्काउट कहते हैं। आपको ये वाला नाम पकड़ के चलना है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, बस एक लाइन। सन 1 पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ये पढ़ना है कि स्काउट की शुरुआत वेडेन पावेल ने करी थी। तो स्काउट के जनक जो है वो वेडेन पावेल है। ठीक है, भारत में भी हर साल जो है स्काउट और गाइड के कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सभा जम्बूरी कहलाती है इनकी, जो पहली बार हुई थी कहाँ? आंध्र प्रदेश में, और
18वीं कहाँ हुई है? राजस्थान के पाली जिले में, ठीक है। और इस बार की थीम रखी गई है शांति के साथ, और इसका उद्घाटन करा था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है आपके लिए करंट अफेयर्स में कि सन 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस रूप में मनाया है? सन 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस रूप में मनाया है? तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, बाजरा वर्ष, ठीक। इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। दो एक बात आप नोट करिए, बाजरे के बारे में दो एक बातें नोट करिए। देखो भाई, बाजरे को और क्या क्या कहते हैं? बाजरे को कहते हैं हम मोटा अनाज, और इसी को हम बोलते हैं पोषक अनाज। पोषक अनाज मतलब इसके अंदर हेल्दी तत्व होते हैं जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन भारत करता, और भारत में पहला नंबर राजस्थान का है। तो विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कौन करता भैया? भारत। वर्ल्ड में पहला नंबर किसका है? अच्छा, भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन तो पहले नंबर पर राजस्थान है बेटा, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, और बेटा तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। कर्नाटक बाजरे के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक है। अच्छा, सवाल ये आता है कि भारत में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया? भारत सरकार ने किस वर्ष को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था? अब देखो, ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में आपको तंग करेंगे। ये सवाल करंट अपडेट ही हैं और ये पूछे जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो देखो, भारत ने 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया। राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया 2018 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया है। और एक चीज़ और याद रखना, देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया। और ये चीज़ें अगर आपको वो नहीं पता है, पूछ लेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन, आप सोचोगे भाई बाजरा क्यों पूछ ले यार, गेहूँ चावल है ना, गन्ना मक्का ज्वार ये कम थे क्या? क्योंकि वो चर्चा में है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन होता पूरी दुनिया में, जबकि राजस्थान जो है वो भारत में सबसे आगे है। इसको मोटा अनाज या पोषक अनाज भी हम लोग कहते हैं। और 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भारत ने मनाया, और 23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में किसने मनाया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाया। चलिए भाई, बाकी ये 8-10 दिन 10-15 दिन का प्रोग्राम रहेगा ख़त्म करने में।